Hello students, Namaste. You are most welcome to class 12th chemistry English medium. Students, our chapter 5 surface chemistry is going on. In this chapter, today's our topic is types of adsorption. Students, एडसॉर्प्शन के बारे में प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी कुछ आपको स्टडी करा दिया गया है और आज हम यहाँ चेक करते हैं कि ये जो एडसॉर्प्शन होता है ये कितने टाइप से हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, एडसॉर्प्शन जो होता है वो उसके लिए दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट। दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो वो सरफेस चाहिए जिस सरफेस पर आकर कोई भी सब्सटेंस है वो आकर एक्यूमुलेट होगा। वो सरफेस किसकी होगी? वो सरफेस किसकी होती है? एडसॉर्बेंट की। और एक वो सब्सटेंस चाहिए जो इस सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट होता है, वो क्या होता है? एडसॉर्बेंट। तो देन स्टूडेंट्स, ये एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट के बिटवीन कोई ना कोई बॉन्डिंग होती है या कोई ना कोई अट्रैक्शन होता है, तभी तो ये जाके एक्यूमुलेट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इन दोनों के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पर एडसॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है उसे टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करता हूँ मैं, ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेट, एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसके आधार पर एडसॉर्प्शन इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस सरफेस पर कोई भी सब्सटेंस एक्यूमुलेट होता है तो वह जो सरफेस होती है और जो सब्सटेंस एक्यूमुलेट हुआ है वो दोनों इनमें से एक तो एडसॉर्बेंट और एक एडसॉर्बेट है। ठीक है ना, इन दोनों के बिटवीन कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होता है, तभी तो वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके ऊपर टिके रहते हैं। और इस अट्रैक्शन फोर्स के आधार पर एडसॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है उसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसका फर्स्ट है स्टूडेंट्स फिजिकल एडसॉर्प्शन। और फिजिकल एडसॉर्प्शन को स्टूडेंट्स बोल सकते हैं हम वान डर वाल्स। क्या बोल सकते हैं? वान डर वाल एडसॉर्प्शन। ठीक है, वान डर वाल्स एडसॉर्प्शन। आपको इस नाम से ही पता चल रहा होगा, वान डर वाल नाम यहाँ लिखा हुआ है, तो इट मीन्स एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बिटवीन कौन से बॉन्ड फॉर्म हो रहे होंगे? वान डर वाल बॉन्ड फॉर्म हो रहे होंगे। ये जो वान डर वाल बॉन्ड फॉर्म होते हैं स्टूडेंट्स, ये वीक होते हैं और वीक होने के कारण आप इजी वे में जो सरफेस पर एक्यूमुलेट हुआ है सब्सटेंस उसको आप रिमूव कर सकते हो, क्योंकि बॉन्ड कैसे होते हैं इनके? वीक होते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे एडसॉर्प्शन की जो प्रोसेस जिसके बिटवीन एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बिटवीन वान डर वाल बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसे फिजिकल एडसॉर्प्शन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन आप ध्यान रखेंगे। ऐसा एडसॉर्प्शन की प्रोसेस जिसके अंतर्गत क्या होता है? एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बिटवीन कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है?
वान डर वाल फॉर्म हो रहा है, तो उसी को क्या बोलोगे आप, फिजिकल एडसॉर्प्शन। ठीक है ना, तो डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, देन द फोर्सेस ऑफ एक्सट्रैक्शन व्हेन द फोर्सेस ऑफ attraction when the forces of attraction existing between किस किस के बिटवीन, एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेट। ठीक है, आर वान डर वाल फोर्सेस, आर वान डर वाल फोर्सेस जब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो होता है एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट के बिटवीन, वो कैसा है, वान डर वाल फोर्सेस के द्वारा होता है। तो इसको ही आप क्या बोलोगे, द एडसॉर्प्शन इज कॉल्ड फिजिकल एडसॉर्प्शन। दिस एडसॉर्प्शन इज कॉल्ड फिजिकल एडसॉर्प्शन। क्लियर, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, आराम से हमारे ध्यान रह सकती है। और आप ये अच्छी तरह से जानते हो वान डर वाल्स जो फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक होते हैं। दीज फोर्सेस आर वीक इन नेचर। इनकी प्रकृति कैसी होती है स्टूडेंट्स, वीक होती है। इसलिए आप क्या कर सकते हो, एडसॉर्बेट को इजी वे में एडसॉर्बेंट की सरफेस से रिमूव कर सकते हो। सो द एडसॉर्बेट कैन बी रिमूव्ड, द एडसॉर्बेट कैन बी removed from the surface of the adsorbent। एडसॉर्बेंट की सरफेस से आप इजी वे में एडसॉर्बेट को रिमूव कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि वान डर वाल फोर्स कैसे होते हैं, वीक होते हैं। और किस पर, एट हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स फिजिकल एडसॉर्प्शन। समझ आ गया होगा, जब एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बिटवीन वान डर वाल फोर्सेस लग रहे हों, वान डर वाल फोर्सेस लग रहे हों, एट्रैक्शन फोर्स कौन सा है, वान डर वाल फोर्स है। तो इस तरह का जो एडसॉर्प्शन है वो फिजिकल एडसॉर्प्शन कहलाएगा। और इसमें जो फोर्सेस लगते हैं वो वीक होते हैं नेचर में, और वीक होने के कारण आप इजी वे में एडसॉर्बेट को रिमूव कर सकते हो एडसॉर्बेंट की सरफेस से हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर। ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, इसको हम बोल सकते हैं फिजिकल एडसॉर्प्शन और वान डर वाल एडसॉर्प्शन। ठीक है, ये इसका पहला टाइप हो गया। अब हम चेक करते हैं इसका दूसरा टाइप एडसॉर्प्शन का। दूसरा है केमिकल एडसॉर्प्शन। और केमिकल एडसॉर्प्शन को स्टूडेंट्स बोल सकते हैं हम, एक दूसरा नाम भी है इसका, लैंगम्यूर
लैंगम्यूर एडसॉर्प्शन। ये दूसरा टाइप हो गया, ठीक है। इस टाइप में क्या होता है स्टूडेंट्स, इस टाइप में क्या होता है कि जब एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट दोनों के बिटवीन जो एग्जिस्टिंग होने वाले एट्रैक्शन फोर्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बिटवीन केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। यानी कि जैसे ही कोई भी एडसॉर्बेट कोई भी एडसॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर जाकर एक्यूमुलेट होगा तो वो उसके साथ एक केमिकल रिएक्शन कर लेता है, और केमिकल रिएक्शन करने के बाद वो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। और जब स्टूडेंट्स उस पर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है तो उसे रिमूव करना इजी नहीं होता। समझ आ रही बात? किसको रिमूव करना इजी नहीं होता? एडसॉर्बेट को रिमूव करना इजी नहीं होता, क्योंकि एडसॉर्बेट तो बचा ही नहीं है अब तो। एक बार फिर से बोल रहा हूँ मैं, केमिकल जो एडसॉर्प्शन की प्रोसेस है उसके अंतर्गत क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट दोनों के बिटवीन एग्जिस्टिंग होने वाले जो एट्रैक्शन फोर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। और ये स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये जो एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट है ये दोनों एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं, और केमिकल रिएक्शन करने के बाद वहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। और जब प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो स्टूडेंट्स आप एडसॉर्बेट को उस एडसॉर्बेंट की सरफेस से रिमूव नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो इस तरह की जो कोई प्रोसेस होगी उसको ही क्या बोलोगे आप? उसको बोलेंगे हम केमिकल एडसॉर्प्शन या लैंगम्यूर एडसॉर्प्शन, ठीक है। नोट करते डेफिनेशन, चलो। व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग, व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन existing between adsorbate and adsorbent, existing between adsorbate and adsorbent are strong chemical bonds, are strong केमिकल बॉन्ड्स। यानी कि दोनों के बिटवीन जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो किस तरह से एग्जिस्टिंग है, एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड की तरह एग्जिस्ट है। यानी कि दोनों के बिटवीन एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो इस प्रकार का जो एडसॉर्प्शन होगा वो क्या कहलाएगा? केमिकल। द एडसॉर्प्शन इज कॉल्ड, the adsorption is called chemical adsorption। इसको ही क्या बोलोगे बच्चों? केमिकल एडसॉर्प्शन, ठीक है ना। अब देखो इस प्रोसेस में क्या होता है, एडसॉर्बेट क्या कर लेता है? रिएक्शन कर लेता है किसके साथ? एडसॉर्बेंट के साथ। और रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर सकता है बच्चों? प्रोडक्ट। तो एक लाइन और नोट कर देता हूं, इन दिस प्रोसेस एडसॉर्बेट फॉर्म्स, इन दिस प्रोसेस एडसॉर्बेट forms प्रोडक्ट। एडसॉर्बेट क्या बना देगा? प्रोडक्ट बाय रिएक्शन एट द सरफेस, बाय रिएक्शन
एट दी सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट। क्लियर? दोनों की डेफिनेशन को आप आराम से क्लियर कर सकते हैं और बहुत ही इजी वे में आपको लर्न हो जाएगी। मैंने फर्स्ट में ही बताया था कि चैप्टर इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से चेक करोगे आराम से आपके लर्न हो जाएगा, ठीक है ना। और ये स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें से मार्क बहुत अच्छे आते हैं क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी फॉर्मूला इसके अंदर नहीं है, ओनली थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स आप अगर इसको नोट करते हो तो नोट करते करते लर्न कर जाओ, नोट करते करते लर्न कर जाओ इसको, तो आराम से ध्यान रह सकता है। नोट कर लिया, आराम से अलग से नोटबुक को दूर रखकर एक बार ध्यान से चेक करो फिजिकल में क्या हुआ था। फिजिकल में क्या हुआ था, एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा था, वान डर वाल फोर्सेस का था। और वान डर वाल फोर्सेस का जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बिटवीन होता है तो उसको क्या बोल सकते हो, फिजिकल एडसॉर्प्शन बोल सकते हैं। ये बहुत ही वीक होता है वान डर वाल फोर्स, और वीक होने के कारण आप क्या कर सकते हो, एडसॉर्बेट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, आराम से हट सकता है। अब केमिकल की बात करें, केमिकल जो एडसॉर्प्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट दोनों के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग होता है वो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होते हैं। और जब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इजी वे में इनको रिमूव नहीं कर सकते। और इसके अंदर होता क्या है कि जैसे ही एडसॉर्बेट एक्यूमुलेट जाकर हो जाएगा एडसॉर्बेंट की सरफेस पर, तो तुरंत उससे वो रिएक्शन करेगा और रिएक्शन कर कर एक प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। और जब उस सरफेस पर प्रोडक्ट ही फॉर्म हो गया तो आप एडसॉर्बेट को कैसे रिमूव करोगे, नहीं कर पाते हैं हम इजी वे में एडसॉर्बेट को रिमूव। तो स्टूडेंट्स ये दोनों के दोनों डेफिनेशन आराम से हम ध्यान में रख सकते हैं। दोनों डेफिनेशन आपने चेक किए। अब मैं भाई साहब इससे आगे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और क्वेश्चन है मेरा, राइट डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडसॉर्प्शन। दोनों के बिटवीन आपको डिफरेंस बताना है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कोई दो डिफरेंस आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडसॉर्प्शन। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके फटाफट से दोनों की डेफिनेशंस को नोट कीजिए और आराम से इसमें से आप निकाल सकते हो, क्या डिफरेंस निकाल सकते हो। देखो, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडसॉर्प्शन, दोनों के अंदर डिफरेंस लिखते हैं। एक साइड में मैं फिजिकल एडसॉर्प्शन लिख देता हूं और एक साइड में केमिकल एडसॉर्प्शन। ठीक है, टेबल बना लो और अब इसमें डिफरेंस लिखना स्टार्ट करो। बताओ फिजिकल एडसॉर्प्शन में कौन से बॉन्ड पाए जाएंगे, कौन से फोर्स होंगे। तो देखो, वान डर वाल फोर्स ऑफ attraction present between adsorbate and adsorbent। सही है ना? अरे ठीक लिख रहे हैं ना? कौन सा फोर्स प्रेजेंट है बच्चों? वान डर वाल। इसके अंदर केमिकल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट
between adsorbate and adsorbent। और ये जो केमिकल बॉन्ड बनते हैं स्टूडेंट्स, ये पता ही है आपको किसके द्वारा बनते हैं। अगर केमिकल बॉन्ड कोई फॉर्म हुआ है तो निश्चित ही है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ है। ये तो आप समझते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पर निश्चित रूप से। तो केमिकल एडसॉर्प्शन में जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। तो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। ठीक है ना। नंबर 2, दूसरा डिफरेंस चेक करो। इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। ये नेचर में स्पेसिफिक नहीं होता फिजिकल एब्सॉर्प्शन। क्यों नहीं होता? ये इसलिए नहीं होता स्पेसिफिक क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं प्रेजेंट, अट्रैक्शन, वन डर वाल फोर्स होते हैं, वो वीक होते हैं, इसलिए ये कोई स्पेशल नहीं होता। ठीक है ना। तो आप रीजन भी दे सकते हो, ड्यू टू वन डर वाल फोर्सेस, ये लिख सकते हो आप। और नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मैं स्टॉपेज लगा रहा हूं। और ये कैसा होता है? स्पेसिफिक। इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। ये क्यों है? ये स्पेसिफिक नेचर में इसलिए है क्योंकि इसके अंदर केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो लिख सकते थे हम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केमिकल बॉन्ड, लिख सकते हैं ना। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि इसकी स्पेशल नेचर क्यों है और इसकी स्पेशल नेचर क्यों नहीं है, उसका रीजन भी हमको ध्यान में रहना चाहिए। थर्ड लिखते हैं स्टूडेंट्स, देखो ये जो फिजिकल एडसॉर्प्शन होता है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि आप एडसॉर्बेट को एडसॉर्बेंट की सरफेस से हटा सकते हो और फिर से वो उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो हट भी जाएगा और फिर से जमा हो जाएगा, यानी कि आप एडसॉर्बेट को अगेन ऑब्टेन कर सकते हो। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये है। ठीक है ना। लेकिन क्या केमिकल एडसॉर्प्शन में आप इसको अगेन ऑब्टेन कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ पर एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट दोनों के बिटवीन इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल रिएक्शन के बाद न्यू केमिकल बॉन्ड फॉर्म हुए और न्यू केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने के कारण प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो चुका है। और जब प्रोडक्ट वहाँ पर बन गया है तो आप दोबारा से उसको एडसॉर्बेट को ऑब्टेन नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। तो इसलिए ये प्रोसेस कैसी होनी चाहिए? इर्रिवर्सिबल। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज ए इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है ना। फोर्थ नंबर चेक करते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ नंबर में देखते हैं हम कि यहाँ पर आपको मैंने बताया था एडसॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो एक कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। कैसी प्रोसेस होती है बच्चों? एक्सोथर्मिक। और जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है उसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है ना। तो जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है वहाँ पर जो मोलर हीट होगी, मोलर हीट समझ रहे हो ना, जब आपने एडसॉर्बेट को 1 मोल लिया हो
तो वहाँ पर जो हीट रिलीज होगी उसको मोलर हीट बोला था ना हमने। इस थर्मोडायनेमिक्स फिजिबिलिटी बताई थी ना एडसोर्सन की, उसमें आपको बताया था एडसोर्सन की थर्मोडायनामिक्स फिजिबिलिटी जब आपको एक्सप्लेन की थी उसमें आपको बताया था व्हेन वी टेक 1 मोल एडसॉर्बेट देन हीट रिलीज्ड एट द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट इज कॉल्ड मोलर हीट। तो वो हीट क्या कहलाती है? मोलर हीट कहलाती है। और जब फिजिकल एडसॉर्प्शन में वांडरवाल फोर्स यहाँ पर बन रहे हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो वांडरवाल फोर्स जो होते हैं वो वीक होते हैं, उनको इजी वे में आप हटा सकते हो। इट मीन्स यहाँ पर जो मोलर हीट की अमाउंट होगी वो एक्सेस होनी चाहिए कि लेस होनी चाहिए एज कंपेयर टू केमिकल एब्सॉर्प्शन? लेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो मोलर हीट लेस अमाउंट में रिलीज होती है, और यहाँ जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गए, प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, तो यहाँ पर मोलर हीट कैसे होनी चाहिए? मोलर हीट हायर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर तो मोलर हीट लेस अमाउंट में रिलीज होती है और इसके अंदर मोलर हीट एक्सेस अमाउंट में रिलीज होती है। उसकी फिक्स अमाउंट भी आपको यहाँ पर नोट कर देते हैं। तो लिखते हैं द मोलर हीट ऑफ एडसॉर्प्शन इज लो। द मोलर हीट ऑफ एडसॉर्प्शन इज लो। लाइक कितनी होती है? 20 से 40, 20 to 40 किलो जूल पर मोल। ये फिजिकल एडसॉर्प्शन की मोलर हीट होती है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं केमिकल की। तो यहाँ पर मोलर हीट जो होती है वो हायर होती है। The molar heat of adsorption is high। और ये कितनी हाई हो सकती है? लाइक 80 to 240 किलो जूल पर मोल। इसलिए तो ये इरिवर्सिबल है, आप इजी वे में थोड़ी उसको वापस ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर मोलर हीट ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट चेक कर लें। देखो फिजिकल एडसॉर्प्शन की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? फिजिकल एडसॉर्प्शन जो होता है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो फिजिकल एडसॉर्प्शन डिक्रीज होता है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो फिजिकल एडसॉर्प्शन डिक्रीज होता है। समझ आ रहा है क्यों डिक्रीज होगा? टेम्परेचर जब आप बढ़ा देते हो तो एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट के बिटवीन वान डेर वाल्स एट्रैक्शन फोर्स है जो वीक होता है। जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो वो वीक जो फोर्स है एट्रैक्शन का वो और वीक हो जाएगा और दोनों के बिटवीन जो बॉन्ड फॉर्म होने वाला था वो नहीं हो पाएगा। यानी कि एडसॉर्प्शन की जो प्रोसेस उस पर एक्यूमुलेट होने की जो प्रोसेस थी वो लो हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे बिल्कुल फिजिकल जो एडसॉर्प्शन है उसकी जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर केमिकल एडसॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो केमिकल एडसॉर्प्शन में स्टूडेंट्स इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ पर तो केमिकल रिएक्शन अकर्स है, ठीक है। यहाँ तो केमिकल रिएक्शन हो रही है और जब केमिकल रिएक्शन का आप थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन की रेट इंक्रीज होती है
होती है कि नहीं होती है? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, जानते हैं ना इस बात को? तो अगर यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया तो केमिकल एडसॉर्प्शन की जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? तो टेम्परेचर का दोनों एडसॉर्प्शन पर क्या इफेक्ट होता है ये चीज़ क्लियर हो गई, इसको मैं नोट कर देता हूँ, ठीक है ना? द रेट ऑफ एडसॉर्प्शन, द रेट ऑफ adsorption decreasing on increasing in temperature. क्लियर? इसमें ये 4 है भाई, ये 5, इसमें क्या होगा, जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। द रेट ऑफ एडसॉर्प्शन increases with increasing in temperature। क्लियर हो रही है बात? ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स ये 5 डिफरेंस हमने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, और भी डिफरेंस हम निकाल सकते हैं दोनों के बिटवीन, लेकिन पहले आप इन 5 डिफरेंस को नोट कीजिए। क्लियर? एक डिफरेंस और नोट कर देता हूँ बेटा मैं यहीं, बस 6 कर लेंगे। देखो, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान से सुन लेना, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसको एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि इसके बिटवीन क्या होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं। और इट रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये 6 पॉइंट आप लर्न कर लो, बस इतने ही काफ़ी है, ठीक है, नोट कर दो। हाँ तो स्टूडेंट्स देखो, टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन तो आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन अगले टॉपिक है अपना, अगला टॉपिक है एडसॉर्प्शन। गैसों का जो एडसॉर्प्शन है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस डिपेंड ऑन विच फैक्टर्स? तो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, एक आध फैक्टर को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में उनको सबको लिखा देंगे, तो एक्सप्लेन कर लेते, डिस्कस कर लेते। देखो, एडसॉर्प्शन, गैसों का जो एडसॉर्प्शन होता है, गैस का जो एडसॉर्प्शन होगा वो सॉलिड की सरफेस पर होगा या लिक्विड की सरफेस पर होगा, ठीक है ना? तो गैसों का जो एडसॉर्प्शन होता है उसको अफेक्टिंग करने वाला जो पहला फैक्टर है जिसकी मैं बात करूं वो है नेचर ऑफ गैस। क्या कह सकते हैं हम? नेचर ऑफ गैस। देखो, नेचर ऑफ गैस यहां पर स्टूडेंट्स बताओ, गैस क्या है? एडसॉर्बेट। क्या है गैस? एडसॉर्बेट है ना? तो कह सकते हैं ना कि नेचर ऑफ एडसॉर्बेट भी कह सकते हैं, पर हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं किसकी? एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड, ठीक है ना? तो इस गैस की नेचर पर ही डिपेंड करता है एडसॉर्प्शन ऑफ गैस। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम बात करते हैं
कि जो फिजिकल एडसॉर्प्शन होता है, इसके अंदर कौन सा एडसॉर्प्शन होगा? फिजिकली तो होगा। फिजिकल जो एडसॉर्प्शन है वो क्या होता है, क्या नहीं होता है? स्पेसिफिक नहीं होता है ना, स्पेसिफिक नहीं होता है ना, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। क्यों नहीं होता है स्पेसिफिक? क्योंकि इसके अंदर तो क्या होता है, वीक वंडरवाल फोर्स प्रेजेंट होते हैं। और बात किसकी की जा रही है? गैस की। तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बिटवीन कौन से फोर्स होने चाहिए? वीक वंडरवाल फोर्स प्रेजेंट होने चाहिए। अट्रैक्शन फोर्स गैस मॉलिक्यूल्स के बिटवीन वंडरवाल्स होता है, ठीक है ना। तो वंडरवाल फोर्स जिस एडसॉर्बेट के बिटवीन प्रेजेंट है उसका एडसॉर्प्शन कौन सा होगा? फिजिकली तो होगा, फिजिकल एडसॉर्प्शन ही तो होगा यहाँ पर गैस का। तो ये गैस का जो फिजिकल एडसॉर्प्शन हो रहा है स्टूडेंट्स, ये स्पेसिफिक नहीं होता। और जब ये स्पेसिफिक नहीं होता तो ये जो सरफेस होती है सॉलिड की उस पर आराम से एडसॉर्ब हो जाता है। जैसे ये कोई सॉलिड की सरफेस है और इसके ऊपर ये हाई और लो कोई सी अमाउंट में, हायर अमाउंट और लो अमाउंट पर में यहाँ पर एडसॉर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हायर और लो अमाउंट में अगर ये एडसॉर्ब हुआ है तो इस गैस की जो नेचर है इस एडसॉर्प्शन को किस तरह से अफेक्टिंग कर रही है, यही तो चेक करना है हमको। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करते हैं कि वे गैस जो आसानी से लिक्विडिफाइड हो जाती हैं, गैसेस दैट लिक्विफाइड इजीली। एक तो ऐसी गैस होती है जो आसानी से लिक्विडिफाइड हो जाती हैं, यानी कि द्रवित हो जाती है, आसानी से जिनको द्रव में बदला जा सकता है, लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। और एक गैस ऐसी होती है स्टूडेंट्स जो इजी वे में लिक्विडिफाइड नहीं होती हैं, यानी कि उनको हम कैसे बोल सकते हैं? स्टेबल गैस बोल सकते हैं। उनको कैसी गैस बोल सकते हैं हम? स्टेबल गैस बोल सकते हैं। तो बच्चों देखो, कौन सी गैस तो ऐसी है जो लिक्विफाइड हो जाती है आसानी से, जैसे कि SO2, HCl, CO2, NH3। ये तो ऐसी गैसें हैं जिनका आप इजी वे में क्या कर सकते हो? लिक्विडिफिकेशन कर सकते हो। और जो स्टेबल गैस है वो कौन सी हैं? H2 हो सकती है, O2 हो सकती है, N2 हो सकती है। इन गैसेस का हम इजी वे में लिक्विफिकेशन नहीं कर सकते। ध्यान से चेक करना बच्चों, जिन गैसों का आप इजी वे में लिक्विफिकेशन कर सकते हो वो गैस कौन कौन सी हैं? सल्फर डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोक्लोराइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया गैस। और जिन गैसेस का आप इजी वे में लिक्विफिकेशन नहीं कर सकते, यानी कि जो गैसेस स्टेबल होती हैं उनको हम स्टेबल बोल सकते हैं, वो हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पर इन गैसों की जो नेचर है वो एडसॉर्प्शन की प्रोसेस को अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है? कि दोज गैसेस विच इजीली लिक्विडिफाइड आर readily adsorbed at the surface of the solid, but stable gases are not readily adsorbed। समझ में आ रही है बात? जो गैस आसानी से लिक्विफाइड हो जाती हैं उनका तो इजी वे में एडसॉर्प्शन हो जाता है सॉलिड की सरफेस पर, और जिनका लिक्विफिकेशन नहीं होता या स्टेबल गैसेस होती हैं उनका इजी वे में एडसॉर्प्शन नहीं होता है। तो गैस की नेचर पर एडसॉर्प्शन की प्रोसेस डिपेंड करती है। ये बात क्लियर हो रही है ना? और ये भी हमको ध्यान रखना है, अगर ये चीज़ आ जाती है कि किसी गैस का सॉलिड सरफेस पर एडसॉर्प्शन कौन से टाइप का है? फिजिकल एडसॉर्प्शन। ठीक है, कौन सा है? फिजिकल एडसॉर्प्शन। और ये जो फिजिकल एडसॉर्प्शन है ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता है।
इसलिए हम कह सकते हैं गैसेस जो होती हैं उनको कैटेगराइज कर लो। गैसेस एक तो ऐसी हैं जो ईजी वे में लिक्विफाइड हो जाएं, और एक गैसेस ऐसी होती हैं जो नहीं होती हैं, यानी कि स्टेबल रहती हैं। तो देन स्टूडेंट्स, दोज गैसेस विच liquidified in easy way are readily adsorbed at the surface of solid, but stable gas are not। ठीक है, स्टेबल गैसेस का क्या नहीं होता, एडसॉर्प्शन ज़्यादा इजी वे में नहीं होता। अब यहाँ पर और बात करते हैं स्टूडेंट्स, हम और बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। ये तो एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर कह सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। देखो एडसॉर्बेंट पता है ना, ये एडसॉर्बेंट है जिसकी सरफेस आपके पास अवेलेबल है, और जो इसके ऊपर आकर एक्यूमुलेट होने वाला है वो एडसॉर्बेट है। ठीक है, हम गैसेस की बात कर रहे हैं। ये तो गैसियस सब्सटेंस है, और एडसॉर्बेट है वो क्या है, सॉलिड है। क्लियर? सॉलिड का मतलब ये नहीं है कि वो आयरन है। सॉलिड स्टूडेंट्स ये भी है, ये भी सॉलिड है, लेकिन ये पोरस है कि नहीं पोरस? ये भी एक सॉलिड सब्सटेंस है। तो अगर आप इस एडसॉर्बेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हो तो एडसॉर्प्शन की प्रोसेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज हो जाएगी ना इंक्रीज। अगर एडसॉर्बेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो ये एडसॉर्बेट मच अमाउंट में एक्यूमुलेट होगा कि नहीं होगा? अगर यहाँ पर बात करें हम, आपने कोई ऐसा सॉलिड लिया, जैसे ये सॉलिड है, और ये सॉलिड स्टूडेंट्स कैसा है, पोरस है। सॉलिड कैसा है आपके पास, पोरस, और पोरस सॉलिड है, और यहाँ पर अगर कोई एडसॉर्बेट एक्यूमुलेट हुआ, ठीक है, तो ये एडसॉर्बेट इस पोर्स के अंदर चला जाएगा, नीचे की तरफ पोर्स में चला जाएगा ना। जैसे ही पोर्स में चला जाएगा तो ये सरफेस फिर से क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, और एडसॉर्बेट इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। फिर से वो पोर्स के अंदर चले जाएं, और ये नीचे तक पहुंचेंगे स्टूडेंट्स। पोर्स के थ्रू कहाँ तक पहुंच जाएंगे, जो लोअर सरफेस है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है ना? तो बताओ, ये जो पोरस सॉलिड है इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, भले ही ये यहाँ से यहाँ तक ही है। सॉलिड, ये सॉलिड सब्सटेंस इतना है, और मैंने आयरन ले लिया इतना। आप किसका सरफेस एरिया बड़ा बताओगे, इसका? अरे सरफेस एरिया तो इसका भी बड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है सरफेस एरिया इसका बड़ा? क्योंकि ये पोरस है। जितना भी एडसॉर्बेट एक्यूमुलेट हुआ है वो सब का सब कहाँ चला गया, पोर्स के अंदर चला गया। ऊपर से सरफेस फिर से खाली हो गई, फिर से एक्यूमुलेट हो जाएगा, फिर से पोर के अंदर चला जाएगा, फिर सरफेस खाली हो गई। इस तरह से एक्यूमुलेशन चलता रहेगा जब तक कि पूरा ये पोर्स कंप्लीट फिल ना हो जाएं। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हो एडसॉर्बेंट के को, ठीक उसी प्रकार से एडसॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, इसी तरह के कुछ और फैक्टर्स हैं जो एडसॉर्प्शन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। इन सब के बारे में स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से डिस्कशन करेंगे, और सबको यहाँ पर हम नोट भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स?